हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बेटा प्लीज, चलिए थोड़ा सा जल्दी सेटल हो जाइए प्लीज। आपका एडवांस अकाउंट्स खत्म हो गया आज? एक क्लास संडे। नहीं, मेरे EIS की क्लास आज 100% लास्ट है। बेटा कल कई सारे कंट्रोल्स देखे थे हमने। मैनेजेरियल कंट्रोल्स के अंदर था टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अंदर की 4 बातें: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लान्स 2, ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक। ऑपरेशनल प्लान्स आर दोज प्लान्स विच आर मेंट फॉर 3 to 5 years वाला स्ट्रैटेजिक, 1 to 3 years वाला ऑपरेशनल। जो शॉर्ट टर्म है वो ऑपरेशनल, जो लॉन्ग टर्म है वो स्ट्रैटेजिक। ऑर्गेनाइज करनी है 2 बातें, रिसोर्स और स्टाफ। लीडिंग में 2 बातें, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। हाँ, डायरेक्शन इज ओनली कम्युनिकेशन। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शंस एंड द ओवरऑल फंक्शंस। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट। बेटा सिस्टम कैसे चलेगा? सिस्टम ऑथराइजेशन, यूजर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाना है, उसी हिसाब से उसकी टेक्निकल डिजाइनिंग तय होगी। फिर इंटरनल ऑडिटर उनको कैसे ठीक रखेंगे? विद द प्रोग्राम टेस्टिंग। प्रोग्राम बनाने के लिए पहला प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। टेस्टिंग 3, यूनिट, इंटीग्रेटेड, होल ऑफ प्रोग्राम टेस्ट। रिपेयर, मेंटेनेंस 3, रिपेयर, अडेप्टिव, करेक्टिव। उसके बाद डेटा रिसोर्स में ABCDU याद है? एक्सेस कंट्रोल, बैकअप कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल, डेफिनिशन कंट्रोल और अपडेट कंट्रोल्स। क्वालिटी अश्योरेंस में किसी प्रकार का कोई सब पॉइंट नहीं है। उसके बाद बोलो सिक्योरिटी, फायर, वाटर, पोल्यूशन, पावर फ्लो, इन सब की हमने अलग अलग भी लिखा है। अगर कल को आपको लिखते हैं तो आप बता सकते हो कि फायर से सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं, वाटर से सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं, पावर की सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं। उसके बाद आखिरी था ऑपरेशंस, कंप्यूटर का ऑपरेशन, नेटवर्क का ऑपरेशन, फाइल लाइब्रेरी, प्रोडक्शन कंट्रोल, हेल्प डेस्क। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स 3 बातें, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, फिजिकल कंट्रोल्स। पहला, अच्छा उससे पहले इन्वायरमेंटल था। इन्वायरमेंटल का फायर, पावर, वाटर और पोल्यूशन, ये सारे इंक्लूसिव कंट्रोल्स हैं। हमने देखा स्मोक डिटेक्टर्स, फायर एग्जिट्स, इस तरीके की बात, फायर प्रूफिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, इवैक्यूएशन प्लान सेफ होना चाहिए, कम यूज ऑफ वुड एंड प्लास्टिक इन द सिस्टम रूम्स। फिर हमने देखा कि पानी से बचने के लिए ड्रेनेज सिस्टम सही हो, वाटर प्रूफिंग की गई हो, और ना तो एकदम टॉप फ्लोर में सिस्टम लगाओ ना एकदम ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि फ्लड के वक्त सबसे ज्यादा वही अफेक्ट होते हैं। उसके बाद प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए कि अगर कल को बाढ़ आ गई तो कैसे सबको बाहर निकाला जाएगा। जैसे अगर कभी आप किसी समुद्री इलाकों में गए होंगे, बेसिकली गोवा तो नहीं, गोवा में उतना खतरा नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट थाईलैंड और इंडोनेशिया, वहाँ के हर होटल में एक रूट है और उस रूट में लिखा है सुनामी इवैक्यूएशन रूट। इसका मतलब वहाँ पे वो इतने ज़्यादा समुद्र के पास है कि वहाँ पर सुनामी कॉमन है। तो उन्होंने एक फ्लड की जगह पे सुनामी इवैक्यूएशन रूट्स लिखे हुए हैं हर रिजॉर्ट्स में, कि कल को अगर सुनामी आती है तो आपको यही रूट
लेके बाहर जाना है। तो दिस इज सम ऑफ द कंट्रोल्स फॉर वाटर पोल्यूशन में इन्होंने कहा कि भाई खाना पीना मत करो और हर कंपोनेंट का अलग से चेकिंग करवा लो कि ये कितना पोल्यूटेड है या नहीं है। फिजिकल कंट्रोल की तरफ गए, लॉक ऑन डोर्स। कैसे कैसे डोर्स? बोल्टिंग डोर्स मेटल वाले, सिफर डोर्स कॉम्बिनेशन वाले विथ ओनली 10 to 30 सेकेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डोर्स विथ स्विचेस और कॉम्बिनेशन दोनों से चल सकते हैं वो। उसके बाद पिन, आई कार्ड्स, बैजेस, लॉगिंग, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, other system like video camera, security guards, fencing, alarms, register to maintain the entries. फिर asynchronous attacks. asynchronous attacks ने कहा कि जब कोरियर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस दौरान उसमें कोई भी अटैक हो वो कहलाता है asynchronous अटैक, जिसमें कहा या तो डेटा ले लेंगे, डेटा लीकेज, या डेटा बदल देंगे, सबवर्सिव अटैक, इस केबल को ही हैक कर लेंगे जिससे जो भी यहाँ से ट्रांसफर हो रहा हो सब मुझे सुनाई पड़ेगा या दिखाई पड़ेगा। उसके बाद पिगी बैकिंग, मैंने कहा किसी के पीछे पड़ जाओ और जब तक उसके पीछे रहो जब तक वो ऑथराइज जगह से एंट्री ना कर जाए। याद है ये सब बात हमने लिखी है। अब एक मैम कॉपी हॉरिजॉन्टल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, चार बातें हैं इसमें सिंपल, चार सिंपल बातें। यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार नहीं 5 बातें। अच्छा फिर से करना एक बार, जिसने किया ये दोबारा से, नहीं जिसने किया उसने समझ लिया, एक बार और करना। हाँ नहीं एक बार तो कर ही दो आज। हाँ नेटवर्क मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, और उसके बाद आप सीधा ही लिख रहे हैं, उसमें एक और एरो देके हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। हाँ नाम बता देती हूँ, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग कंट्रोल्स। जी सबसे पहला यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन, प्रिविलेज मैनेजमेंट, प्रिविलेज मैनेजमेंट, उसके बाद यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट, यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट, और लास्ट इज रिव्यू ऑफ एक्सेस राइट्स। रिव्यू ऑफ एक्सेस राइट्स। यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में केवल 2 बातें हैं, पासवर्ड यूज, responsibility regarding unattended equipments. Policy on use of network,
policy on use of equipment network, segregation of networks, firewall, encryption, callback services या callback devices. Automated terminal, access control list, discretionary access, user identification and authentication, password management, alarms, terminal logout, नंबर 5 नीचे करूं, ये लीजिए. जो मेरे साथ लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, चल थोड़ा सा ऊपर कर लूं. सबसे पहला लिखेंगे 5वें वाले में इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन. दूसरा लिखेंगे सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, जी हाँ, सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन. तीसरा लिखेंगे इवेंट लॉगिंग, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. चार बातें 5वें पॉइंट में, इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, इवेंट लॉगिंग एंड क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. ये लिख लीजिए. इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको लिखना है क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है. चलो लिख चुके आप लोग?
चलिए शुरू करें। चलो बेटा, आपके पास अब यहाँ है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मैंने आपको कुछ समय पहले एक बात बताई थी कि दो तरीके के एक्सेस होते हैं, याद है? फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल एक्सेस पे हमने बात की थी कि डिवाइसेस का एक्सेस फिजिकल एक्सेस कहलाता है और उस डिवाइस के अंदर के डेटा का एक्सेस लॉजिकल एक्सेस कहलाता है, याद है आपको? इसका मतलब अब आप यहाँ देखो और आपको नजर आना चाहिए कि हम किसको कंट्रोल करना चाहते हैं बेटा? डिवाइस के अंदर के रिसोर्सेज और डेटा को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये हमारा पॉइंट है, कौन सा? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। देखो, सबसे पहले तो ये देखता है कि कौन सा यूजर इसको एक्सेस करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले यूजर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा उस सिस्टम के साथ। बेटा, आप भी तो करते हो, जीमेल यूज करने से पहले जीमेल के साथ रजिस्ट्रेशन कराते हो। आपने देखा होगा कि कुछ साइट्स पेड होती हैं बेटा, जिनका यूज आपको करना होता है। जैसे मान लो अभी अगर हम देखें अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, तो सुनो, आपने उनके साथ रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपने जिस लेवल का रजिस्ट्रेशन कराया उस लेवल की प्रिविलेज उन्होंने आपको दी। इसका मतलब कई बार हम ट्रायल पैक लेते हैं, तो ट्रायल पैक में भाई जितना पैसा दोगे 5 दिन में वो साइट आपको एक्सेस करना बंद कर देगी। लेकिन अगर आपने 1 साल का पैसा दे दिया है तो यू कैन एंजॉय दैट साइट फॉर अ ईयर। उसके बाद हम देंगे यूजर को एक पासवर्ड्स और समय समय पे हम क्या करेंगे? उसकी एक्सेस राइट को रिव्यू करेंगे। बेटा, आपने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पढ़ा है, याद है? जो कहता है किसी पर्सन को नहीं, उसकी पोजीशन को अधिकार है, याद है? जब मुझे ऐसा एहसास होगा कि ये वाला यूजर मेरी एक्सेस राइट का मिसयूज कर रहा है, मैं ऑटोमेटिकली इसका एक्सेस क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। अब यहां देखो, ये कहते हैं कि यूजर की भी कुछ जिम्मेदारी है। पहली कि वो अपने पासवर्ड का सही इस्तेमाल करे। आपने देखा होगा कि कोई भी ओटीपी जब आपके पास आता है बेटा, तो उसमें लिखा होता है प्लीज डोंट शेयर इट विथ एनीवन इवन इफ द पर्सन क्लेम्स टू बी द बैंक ऑफिशियल। कभी देखा आपने कि अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि अगर फोन करके कोई ये कहे कि मैं बैंक का आदमी हूं तो भी उसको मत बताओ। और दूसरा बेटा, जिस इक्विपमेंट की जिम्मेदारी आपने ली है आपने उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। इसका मतलब जैसे ये कब काम आता है? मान लो बेटा आप ऑफिस का लैपटॉप लेके बैठे हो, ठीक है? आप ऑफिस का लैपटॉप लेके हम सारे लोग बैठे हैं। अब अचानक से आपको कहीं जाना पड़ रहा है नीचे 10 मिनट के काम के लिए, तो अब वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो ऑफिस का लैपटॉप आपकी। इसका मतलब उस 10 मिनट में अगर उस लैपटॉप को कुछ हो गया तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो आपको ऑफिस के या कोई भी इक्विपमेंट्स को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। अब नेटवर्क कैसे यूज करेंगे? तो इनको तो हम एक शब्द में जानते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। द पॉलिसीज विच आर मेड टू यूज द नेटवर्क्स आर नोन एज प्रोटोकॉल्स। सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क। बेटा, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन। कौन सा डिवाइस कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा, ये वाली बात कहलाती है सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क। अब ये 3 बातों को ध्यान से सुनना है, ये लिखना भी है हमें। पहली, फायरवॉल। बेटा, नाम में ही क्या है? आग की दीवार। यहां देखेंगे ये नेटवर्क ए, ये नेटवर्क बी, ठीक है? इन दोनों नेटवर्क में काफी सारा आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है? कई सारे इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज ये लोग आपस में शेयर करते हैं, ठीक है? जिस शेयरिंग की वजह से यहाँ कई बार ट्रैफिक जैम हो जाता है। बेटा, ट्रैफिक किस चीज का ट्रैफिक? डेटा का ट्रैफिक। कि जब एक साथ नेटवर्क में कई सारी चीजें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ जाती हैं तो यहाँ क्या हो जाता है? ट्रैफिक जैम। तो इस ट्रैफिक जैम को रोकने के लिए यहाँ पर एक दीवार उठाई गई और कहा गया कि इस नेटवर्क से इस नेटवर्क के बीच में जो भी डेटा आएगा वो यहां से पास होके जाएगा। ध्यान से सुनना।
और अगर वो ऑथराइज हुआ तो वो पार हो जाएगा, और अगर अनऑथराइज हुआ तो यही रुक जाएगा। इससे एक तो नेटवर्क में केवल ऑथराइज्ड डेटा ही जाएगा, और दूसरा बिना मतलब का ट्रैफिक नहीं जैम होगा। तो ये काम है बेटा किसका? फायरवॉल का। फायरवॉल इज अ सिस्टम विच इज प्लेस्ड बिटवीन द नेटवर्क्स, और जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो थ्रू फायरवॉल जाता है। अगर ऑथराइज्ड है तो पास हो जाता है, और अगर ऑथराइज नहीं है तो पास नहीं होता। इससे दो ही काम होते हैं बेटा, एक तो केवल ऑथराइज ही जाता है, और दूसरा डेटा का ट्रैफिक जैम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एक शब्द है एनक्रिप्शन। क्या मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी शब्द बताया है बेटा? मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी शब्द में एक बात बताई है कि communicating between the 2 points in such a manner that it becomes useless for the third party। याद है मैम? इसका मतलब आपने एक छोटे शब्द में बताया था कि कोडेड। बेटा याद करो, एक शब्द होता है एनकोडेड, एक शब्द होता है डीकोडेड। बोलो ठीक है। आपने जब सर हिलाया था तो वो था एनकोडिंग, ठीक बात है। आपने एक प्लेन मैसेज को एनकोडेड किया था। जब दूसरे बंदे ने भी सर हिलाया, इसका मतलब वो उस कोडेड भाषा को समझ चुका है, उसको वो बात एक्सेप्ट हो चुकी है। उसको क्या कहते हैं? डीकोडेड। बेटा दो बातें होती हैं, ध्यान से सुनो। एक होता है प्लेन टेक्स्ट, एक होता है सिफर टेक्स्ट। बड़े ध्यान से सुनना है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब है वो भाषा, वो बात जो सबको समझ आती है। भाग कोई आ रहा है, ये सबको समझ में आ रही है कि आप क्या कह रहे हो, दिस इज प्लेन टेक्स्ट। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि आपने ताली बजाने लगे तो ये हर किसी को समझ में नहीं आया। आपने भाग कोई आ रहा है को उस ताली में कन्वर्ट कर दिया, ठीक बात है। तो दिस इज नोन एज प्लेन टेक्स्ट, जो सबको समझ आता है। एंड व्हेन द टेक्स्ट इज एनकोडेड, दैट एनकोडेड टेक्स्ट इज नोन एज सिफर टेक्स्ट। बोलो ठीक है। तो इसका मतलब एनक्रिप्शन इज द मेथड टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट दैट इज इन द coded form that becomes useless for the third party। बोलो ठीक है। इसमें बेटा दो बातें होती है, एक एनक्रिप्शन, एक डीक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब एनकोडिंग, डीक्रिप्शन का मतलब डीकोडिंग। क्योंकि बेटा इस सिफर टेक्स्ट को आगे चल के भी तो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ये सिफर टेक्स्ट ठीक है। अब देखो, आपने एक लॉक पढ़ा है, सिफर लॉक। कोडेड लॉक ही तो था जो आपके कोड से खुलता था और सिर्फ उतनी ही देर के लिए रहता था जितनी देर के लिए जरूरी है, याद है? तो व्हाट डू मीन बाय एनक्रिप्शन? एनक्रिप्शन मीन्स कम्युनिकेटिंग इन द कोडेड फॉर्म टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट, दैट इज टू मेक द कॉन्वर्सेशन यूजलेस फॉर द अनऑथराइज्ड पार्टी। अब कॉल बैक डिवाइसेस, बेटा ध्यान से सुनना है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड जगहों पे यूज होती है। ये कहते हैं कि अगर आप मेरे नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे फोन करो, ठीक है? और आपका फोन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑथराइज्ड यूजर हुए तो आपको सिस्टम की तरफ से खुद कॉल बैक करके आपको नेटवर्क में कनेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑथराइज नहीं हुए तो आपको कोई सिस्टम की तरफ से कॉल बैक नहीं आएगी। इसका मतलब आप नहीं डिसाइड करोगे कि कनेक्ट करना है या नहीं। कौन डिसाइड करेगा? सिस्टम या फिर नेटवर्क। ये तीन नई बातें हैं बेटा, ध्यान से सुनो। फायरवॉल क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो छन्नी के जैसे खड़ा है बीच में, कहता है इसमें से पास होके डेटा भेजो। अगर ऑथराइज हुआ तो पास होने देंगे और नहीं हुआ तो वही रोक देंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक ऑथराइज डेटा ही केवल ट्रांसफर होगा और दूसरा ट्रैफिक जैम नहीं होगा। दूसरा एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या कहता है? प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर, साइफर नहीं सिफर टेक्स्ट, ठीक है? दो तरीके एनक्रिप्शन, दैट इज कन्वर्टिंग ऑफ प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट,
and cipher to plain is decryption. ये क्या कहता है? If you want to get connected to a network, call to the net service provider. If you are the authorized person, the network will call you back and get yourself connected. वरना वो आपको call back नहीं करेंगे. अब ऑपरेशन, काम संभालना है. पहला ऑटोमेटेड टर्मिनल. बेटा आपने एक बात को देखा होगा कि जब पहले ना कंप्यूटर्स होते थे, मोबाइल या लैपटॉप्स बहुत नहीं थे, मेरे हिसाब से आज से 10 साल पीछे चले जाओ, तो जब पीसी का इस्तेमाल लोग ज्यादा करते थे तो आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि अगर किसी भी और सिस्टम से हम लोग लॉगिन करते थे ना, तो एक मैसेज आता था कि किसी और ने किसी और डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश की है. क्या आप ही है वो? अभी भी ऐसा होता है कि मान लो 1-2 बार पासवर्ड गलत डल गया तो आपके पास तुरंत मैसेज आता है फेसबुक पे या कहीं भी. इसका मतलब बेटा ध्यान रखना, इसका मतलब है ऑटोमेटेड टर्मिनल ये कहता है केवल एक ही पॉइंट है जहां से आप नेटवर्क पे कनेक्ट हो सकते हो, और किसी और पॉइंट से अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो वो डिवाइस कनेक्ट होने नहीं देगा. इसका मतलब जो आपने एक डिवाइस पकड़ रखी है उसी को यूज करना होगा फॉर कनेक्टिंग विद द नेटवर्क. उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. बेटा जब हम किसी अच्छी पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में घुसने से पहले वो एक गेस्ट लिस्ट लेके बैठे होते हैं. वो आपसे पूछते हैं बताओ आपका नाम क्या है. आप कहते हैं जी हमारा नाम ए है. वो उस गेस्ट लिस्ट को चेक करते हैं और कहते हैं हाँ जी ए आप तो हैं पार्टी में, तो एक काम कीजिए आपके लिए ना फ्लोर नंबर 1 में अरेंजमेंट है, आप रूम नंबर 101 में चले जाइए. इसका मतलब देखो ध्यान से, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सिस्टम के पास लिस्ट है कि कौन से यूजर को कितना एक्सेस करने का राइट देना है. वो जैसे ही सिस्टम में लॉगिन करेगा सिस्टम अपने आप बोलेगा भाई तू कौन है? मैं ए हूं. अच्छा ए, तुम सिर्फ यहाँ की चीजें ही एक्सेस कर सकते हो. अब यहां तो देखो ये तो डिस्क्रिशनरी एक्सेस. आपको याद है प्राइवेसी? मैं बताऊंगा कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट प्राइवेट है, याद है? मैं बताऊंगा मेरी कौन सी डिवाइस प्राइवेट है. तो ये कहता है मेरी मर्जी आएगी तो एक्सेस करने दूंगा और मर्जी नहीं आएगी तो एक्सेस करने नहीं दूंगा. जैसे आप भी अपने बड़े भाई बहनों के साथ करते होंगे. मेरा भाई तो करता है कि मैं तेरा फोन दिखा नहीं देता. क्यों? मेरी मर्जी. हाँ आपको क्या करना है मेरे फोन से? मैं कहा नॉर्मल देखना, तो ये देखो नॉर्मल ऐसे ही दिखता है हाथ में लेके भी, कोई मतलब नहीं है. दिस इज व्हाट? डिस्क्रिशनरी. फिर यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन. ये बात तो हम बार बार जानते हैं वो कौन. उसके बाद पासवर्ड केवल तभी एक्सेस करने देंगे जब सही पासवर्ड दोगे. अलार्म्स. बेटा आपने कई मूवीज देखी हैं जिसमें आपने देखा है कि अगर 2 बार से तीसरी बार गलत पासवर्ड डाला तो अलार्म बजने लगते हैं. कई सारी मूवीज में जब चोरी वोरी करने जाते हैं वो लोग, और तीसरी बार में ठीक डल ही जाता है क्योंकि डायरेक्टर ने कहा होता है. तो ये क्या है? अलार्म्स. अगर आपने मिसयूज करने की कोशिश की तो अलार्म बजेंगे. और टर्मिनल लॉग आउट. आप बेटा जब भी IRCTC में या कहीं भी कुछ एक्सेस करने की कोशिश करते और कई देर तक अगर आप कुछ इनपुट नहीं देते तो ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट कर देता है. दिस इज टर्मिनल लॉग आउट. अगर कुछ सेकंड्स तक, कुछ मिनट्स तक कोई इनपुट नहीं गया तो ऑटोमेटिक लॉग आउट. देखो ये सारी बातें कोई नई नहीं है. ये क्या कहता है? केवल एक डिवाइस से ही आपको कनेक्ट होने देंगे. सिस्टम के पास ऑलरेडी गेस्ट लिस्ट है और उसको कहाँ भेजना है ये भी है. मर्जी आएगी तो एक्सेस करने देंगे वरना नहीं करने देंगे. यूजर का ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन फिक्स्ड है विथ प्रॉपर पासवर्ड्स. मिसयूज पे अलार्म बजेगा और कुछ देर तक अगर आपने इनपुट नहीं दिया तो ऑटोमेटिक आप लॉग आउट हो जाएंगे. फिर मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग में बेटा सबसे पहली बात है इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, जिसको हम लोग बार बार लिखते हैं नीड टू.
नो बेसिस, याद है आपको? किसी को भी उतनी ही बात बताओ जितनी उसके काम की है। दूसरा, सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन। बेटा ध्यान से सुनना है। आपके घर में या आपके अपने क्लोजेट में आपने देखा होगा कि कुछ कपड़े हैं जिनको हम लोग कवर के अंदर पैक करके रखते हैं, कुछ कपड़े हैं जिनको नॉर्मल रैक में रखते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको इतनी सी जगह में 10-15 इकट्ठे ही ठूस के भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। होता है ऐसा, हर चीज में होता है। ये वही कहते हैं बेटा, जो सिस्टम क्या है, सेंसिटिव है, उसको कहाँ रखो? आइसोलेशन में। इसका मतलब उसको अलग रखो बाकी सारे सिस्टम से। फिर यार लॉगिंग का मतलब तो अब आखिरी बार बता रही हूं, जो काम आपका सिस्टम करता है उन सब की रिकॉर्डिंग। अब ये बात को देखेंगे, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। बेटा अब जैसे मान लो आप यहाँ पे से कहीं बाहर जाएंगे किसी देश में, तो आपने देखा है कि कुछ एशिया में तो यूजुअली 1.5 घंटे 2.5 घंटे तक का फर्क आता है, मैक्सिमम 3 घंटे का, उससे ज़्यादा एशिया में यूजुअली फर्क नहीं आता है। तो आप मान लो आप बाहर गए हैं और कितने घंटे आगे है वो देश? 2.5 घंटे आगे। इसका मतलब अगर हमारे देश में सुबह के 6 बजे हैं तो वहाँ सुबह के 8:30 बजे होंगे। सोचो, आप तो ये एनालॉग क्लॉक अगर लेके जाएंगे तो आपकी घड़ी तो सुबह के 6 ही दिखा रही होगी, लेकिन भाई उस देश में तो बज गया 8:30। वो आपसे कहेंगे आप नाश्ता करने नहीं आए सर अभी तक? आपने कहा 6 ही तो बजा है। बोले सर 6 नहीं बजा है, 8:30 बजा और आपने 8 बजे नाश्ता करने आना था। इसका मतलब अगर आपको दूसरे सिस्टम्स के साथ मैनेज करना है जिनका टाइम अलग है, तो आपको भी अपना टाइम उनके हिसाब से मैच करके रखना पड़ेगा। इसका मतलब जितने दिन आप इंडोनेशिया में, मलेशिया में अपनी घड़ी को 2.5 घंटा आगे करके रखो, तभी वहां के हिसाब से कोप अप कर पाओगे, वरना काम नहीं बनेगा। तो ये क्या है? नीड टू नो बेसिस। सेंसिटिव को अलग रखो जिसमें करप्ट होने के चांस है, और अगर डिफरेंट सिस्टम्स अलग अलग टाइम पे काम करते हैं तो उनको एक साथ मैनेज करने को कहते हैं क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। बोलो ठीक है? फटाफट से 3 बातें लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। फायरवॉल, firewall, firewall is a system that is placed between the networks to ensure only authorized data is transferred and the traffic between the networks is managed. The data between the networks are transferred through firewall, and if authorized is only allowed to get transferred. Loud.
encryption. Encryption is a process of converting plain text into ciphertext, that is in the coded form, which makes the information irrelevant for the unauthorized user. उसके बाद callback devices when the device wants to get connected to the network, it makes a call to the network service provider. And the call automatically gets disconnected. If the device is authorized, there is callback from network service provider for allowing the connection with the network. और ऐसा कौन सा शब्द है जो आप भूल सकते हैं? टर्मिनल लॉगआउट लिख दूं उसमें, और कौन सा? क्लॉक सिंक्रो, ठीक है, ये वाला लिख देते, कोई बात नहीं, टर्मिनल लॉगआउट भी लिख लो, क्लॉक सिंक्रोनाइज, इसका सारे का लिख दूंगी, कोई बात नहीं। टर्मिनल लॉगआउट when the input is not provided for the particular period of time by the user, the system automatically gets logged out. Sensitive system isolation the system which is more likely to get affected from the normal conditions
It must be placed. It must be placed separately to avoid the disturbance in the system. Event logging. All the events generated from the system must be recorded. Must be recorded. Clock synchronization. When the system is used by the users with different time prevailing in the areas, the clock must be set at a common time using a standard time. आपने देखा होगा कि जब मैच का कोई टाइम आता है तो उसके बाद वो लिखते हैं IST साइड में, देखा है आपने कि कई जगह लिखा होता है GMT, ठीक है, ग्रीन मेरिडियन टाइम। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है कि भाई अगर हम लिख रहे हैं IST तो इसका मतलब ये किसके हिसाब से चलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इस समय पर। हाँ जी, डन। चलो अब ध्यान से सुनेंगे बात। आपके साथ ये चीज़ ज़्यादा है, मेरा समय गया। बेटा ये डिवाइस आप सबकी इंडिविजुअल डिवाइसेस, बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। एक दिन आप सब बैठे थे अपने घर में, बड़ा रिलैक्स सा माहौल था, टीवी चल रही थी। तो पापा ने एक दिन कहा बेटा ज़रा अपना फ़ोन तो दिखाना, और अरे टॉपिक कवर हो जाएगा, बात सुनो ध्यान से। एक ऑकवर्ड साइलेंस। आपने कहा पापा क्या काम है, लाओ मैं कर देता। उन्होंने कहा नहीं, इसका बस कोड खोल के दे दे। आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, पसीने भी निकल रहे हैं। उसके बाद लेकिन अब घर में रहना है तो आपने कोड खोलना है, कोई ऑप्शन नहीं है, और आप जाके सोफे के पीछे छुप गए हैं। और पापा ने जैसे ही बस होम बटन दबाया, आपने बोलना शुरू किया ये सब मेरे दोस्त ने डाला है, मेरा कुछ नहीं है। ये क्या दोस्तों के हाथ में मोबाइल रहता है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। उन्होंने 2 मिनट तक आपको ऐसे देखा और आपने फिर इस बात को एहसास दिलाने की कोशिश की, देखो मेरे बारे में जजमेंट मत बनाओ, ये मेरा कुछ है ही नहीं, ये कल ही 2 दिन से फोन लेके आए हूं, दोस्त के पास रखा था। आपके पापा ने वो फोन थोड़ा सा गुस्से में रखा और गलती से टूट गया। आपने कहा ये मुझसे ही हो जाता 1 घंटा पहले तो कम से कम इज्जत तो बच जाती। नहीं,
बेटा एक ना लाइन है, बड़े ध्यान से सुनना है, हायर द टेक्नोलॉजी हायर द रिस्क एंड ग्रेटर इज द नीड फॉर कंट्रोल। आप देखो जो आप ही के, आप तो आप भी थोड़े से खैर बड़े हो गए, सीए में आ गए, ये जो 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे होते हैं ना, उनके हर ऐप में पासवर्ड होता है, देखा आपने? मतलब जो एंड्रॉइड वाले हर ऐप में पासवर्ड होगा, तो गैलरी खोलनी है तो अलग पासवर्ड लगेगा, व्हाट्सएप खोलना है तो अलग पासवर्ड लगेगा, बिकॉज देयर इज हायर द रिस्क, सो देयर इज हायर द नीड फॉर कंट्रोल, तो उन्होंने हर में लगा रखा है। अब आप देखो आपके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स के फोन में शायद कोड भी नहीं, और कोड होगा तो 1 2 3 4, मतलब लिखा है कि लगाना है तो कोड लगाएंगे 1 2 3 4, तो देयर इज नो रिस्क, सो देयर इज नो नीड फॉर कंट्रोल। तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। अभी हुआ क्या, पापा ने फोन मांगा, ठीक है मांगा, अब जैसे ही वो होम बटन दबाया आपने शुरू किया भाई ये मेरा कुछ नहीं है, याद है? इसका मतलब आप उनको ये बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि वो आपके बारे में कोई इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग ना करें, ठीक बात है। लेकिन जब उन्होंने 2 बार ऐसे ऐसे सर हिलाया तो आपको समझ में आ गया कि रेप्यूटेशन की तो बैंड बज गई है। तीसरा जब उन्होंने फोन थोड़ा जोर से रखा तो बेटा फोन टूट गया था, याद है? तो आपके हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचा था। चौथी बात, उन्होंने मम्मी को आवाज लगाया, जरा देख रही हो? आपने कहा ये भी बचा है, कोई बात नहीं बुलाओ। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, जरा आओ देखो ये क्या कर रहा है। हाँ अब मैंने तो कुछ नहीं बोला, तुम आगे मत बढ़ो, यहीं तक रहो बस, चीजों को एकदम से खोलने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मम्मी ने कहा रुको जरा देख के बताते। आपने कहा यार पापा आपने देख लिया है तो क्यों यहाँ पे प्रदर्शनी लगा रहे हो यार, रखे रहो ना उसको। इसका मतलब आप इसको मिसयूज। देखो एक बार ना एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा यार भाई मेरे ना अभी क्रश ने मुझे आई लव यू मैसेज किया, जल्दी बता क्या करूं। तो उसने कहा एक काम कर, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, बाद में देखेंगे क्या करना है, कहीं बाद में पलट गई तो काम आएगा। इसका मतलब देखो ध्यान से बेटा, नहीं सुनो, अब बताओ क्या उस स्क्रीनशॉट को किसी भी प्रकार से यूज किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। बेटा हम क्या चीज की बात कर रहे हैं कि आपको क्यों अपने डिवाइस पे कंट्रोल की जरूरत है। देखो क्यों जरूरत है। पहला तो अगर किसी के हाथ में मेरी डिवाइस आ जाती है तो वो मेरे बारे में गलत सोच सकता है, ठीक है। दूसरा मेरी गलत इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग की वजह से मेरी रेप्यूटेशन भी खराब हो सकती है। पापा ने थोड़ा जोर से फोन रख दिया तो हार्डवेयर भी टूट सकता है। चौथा वो जबरदस्ती का मिसयूज कर सकते हैं इधर उधर बता के, ठीक बात है। हो सकता है कि पापा उठा के फोन ही फॉर्मेट कर दे, इतने दिनों की मेहनत सब खराब। नहीं तो इसका मतलब देयर कैन बी द कंप्लीट डेटा लॉस, ठीक बात है। देखो 5 कितने आसान खत्म हो गया टॉपिक। व्हाट आर द नीड्स फॉर कंट्रोल इन द डिवाइसेस। नंबर 1 देयर मे बी द कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, there may be the reputational loss, there may be the loss in the hardwares, there can be the data misuse, there can be the data loss। 5 बातें खत्म। what are the needs for control of the devices? कौन कौन से? incorrect decision making, reputational loss, hardware software का loss, misuse और पूरा का पूरा data loss। बोलो ठीक है। चलो अब यहां नहीं लिखेंगे, नहीं, पहले कल वाली कुछ बात पूरी करेंगे। कल वाली मैम क्या, एक तो आईटीएफ बताया था बेटा आपको कि याद है ना। नए टॉपिक को अगर मैं 10 मिनट में याद कर रही हूं तो चलो आप स्टूडेंट हो 15 मिनट लगा लो, लेकिन अगर आप आधा घंटा लगा रहे हो इसका मतलब आपका काम ठीक नहीं है। याद है ये ऑडिटर एक डमी एंटिटी क्रिएट करता है, याद आ रहा है। चलो उसके बाद एक बात देखी थी हमने स्नैपशॉट, याद है कि जैसे जैसे टास्क हो रहा हो
और आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे उन सबको आप कैप्चर करके रख लो फॉर फ्यूचर पर्पस, दैट इज नोन एज स्नैपशॉट। कल बैंक नहीं लेके गई थी क्या मैं आपको, वहां पे टोकन वाला भी सिस्टम था, कैशियर का भी सिस्टम था, तो हमने कहा जो भी आपको रेलेवेंट लगता है क्या करो, उसकी फोटो खींच लो। बेटा ध्यान से सुनना, अभी इसके बाद जो मैं बात बताऊंगी हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए ध्यान से सुनो। यहां मैंने कहा जो भी मुझे क्या लगता है रेलेवेंट, सस्पिशियस होना जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। मैं यहां सस्पिशियस नहीं हो रहा हूं बेटा, सस्पिशियस का मतलब मैं यहां शक्की नहीं हो रहा हूं कि पक्का यहां पे गड़बड़ होगी तो तुम यहां पे इसको रिकॉर्ड करो। मैंने कहा नहीं, जो जो चीजें इसके लिए जरूरी है, रेलेवेंट है, उनको रिकॉर्ड करो, वो क्या कहलाता है स्नैपशॉट। ये शक्की वाली भी एक बात है जिसको कहते हैं ऑडिट हुक्स। क्या कहते हैं? हुक्स। अब ध्यान से सुनना, आपने कभी अगर अपना मेल बॉक्स देखा हो तो उसमें एक फ्लैग्ड मैसेज होते हैं, देखे आपने कभी? नहीं देखे तो देखना, ध्यान से सुनेंगे बेटा, सुन लो प्लीज। वो फ्लैग्ड मैसेज अगर आप जैसे ही फ्लैग्ड करते हो तो जब भी आप, इसका मतलब है कि ये मैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार्ड या फ्लैग्ड जो भी, सुन लो बेटा। हुक, ये क्या कहते हैं, अगर आप कोई ऐसे ट्रांजैक्शन की ऑडिट कर रहे हो जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उन जगहों पर जो टेक्निक्स आप यूज करते हैं वो क्या कहलाती है? ऑडिट हुक्स। एग्जाम्पल देती हूं, मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस देती है बेटा, तो एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि लोग थोड़ा सा इसमें फर्जीवाड़ा करते हैं? मैम थोड़ा, बहुत। इसका मतलब वो जानबूझ के उस समय हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं कि उनको पता है कि आगे मेरा खर्चा ज्यादा आना है, उसके बाद दिखाते हैं कि हमारी बीमारी तो हेल्थ इंश्योरेंस के बाद डायग्नोसिस हुई है, अब इसको तुम कवर करके दो। जब हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है ना बेटा, तो उसका प्रीमियम भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है। तो बताओ, क्या मेडिकल हिस्ट्री एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं है कि जब भी मैं किसी की मेडिकल हिस्ट्री देखता हूं तो मुझे लगता है कि इसने इतना बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस लिया क्यों है जब ये फिट है? तो बताओ, अगर मैंने मान लो 20 लाख 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मैं पे, उसके लिए प्रीमियम पे करती हूं, तो आपको नहीं लगता है कि मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है कि आगे कुछ भी हो तो 20-25 लाख रुपए तक का तो जुगाड़ हो जाए? तो इसका मतलब हो सकता है मैंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री कहीं ना कहीं से मॉडिफाइड करवाई हुई हो कि अभी तक तो कुछ नहीं था, अचानक निकल आया। तो ये जो सस्पिशियस बातें होती हैं उनके लिए यूज होता है ऑडिट हुक्स, और जो सारी रेलेवेंट बातें हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है स्नैपशॉट। बोलो ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली देखना है जिसमें फ्रॉड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो यूज होता है वो कहलाता है ऑडिट हुक्स, और जो रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है वो कहलाता है स्नैपशॉट। आईटीएफ क्या है बेटा? एक क्या क्रिएट करना है? डमी। उससे भी यही काम करवाना है और देखना है कि क्या मेरा क्लाइंट भी ऐसा ही कुछ मुझे शो कर रहा है या नहीं। बोलो ठीक है। स्कार्फ, स्कार्फ सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। कौन कौन सा? सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। बेटा अब ध्यान से सुनना है, मैंने बार बार अब आपको बता के मैं थक चुकी हूं कि जो नाम है वही काम है। बेटा देखो, यहां नाम है ऑडिट रिव्यू, ध्यान से सुनना है। इसका मतलब ऑडिट ऑलरेडी चल रहा है या ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है। अब ऑलरेडी हुए ऑडिट को मुझे रिव्यू करना है, उसके लिए जो फाइल्स मैं मेंटेन करूंगा वो कहलाएंगी स्कार्फ, दैट इज सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। वो कहते हैं कि मैं सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डालूंगा, ध्यान से सुनना है। मैं
अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डालूंगा और जहां जहां वो सॉफ्टवेयर मेरा ऑडिट करेगा उसके रिव्यू के लिए फाइल्स अपने आप क्या होती रहेंगी, रेडी होती रहेंगी। आपने पीयर रिव्यू के बारे में सुना है? कभी सुना है? कभी? ऑडिट में ही बोल रही हूं मैं बेटा। होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जो भी ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, अगर सोचो उसको ये कह दे कि जो तूने बोला वो सही, तो क्या वो गलत सलत कुछ भी नहीं कह सकता? जैसे बेटा इनकम टैक्स की रिटर्न्स की स्क्रूटिनी होती है, वैसे ही ऑडिट फाइल्स भी पिक होती हैं फॉर फर्दर रिव्यूज। और मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट उस ऑडिट को दोबारा से करता है और उसे कहते हैं क्या, ऑडिट रिव्यू। जो ऑडिट हो चुका है उस ऑडिट को दोबारा से देखने को कहते हैं ऑडिट रिव्यू। और क्योंकि हमारे ही जैसा लेवल वाला बंदा ऑडिट करता है इसलिए उसको कहते हैं पीयर रिव्यू। ठीक है, हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे ही काम को कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट देख रहा है, उसको कहते हैं पीयर रिव्यू। तो यहाँ क्या करें, सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जो ऑडिट रिव्यू के हिसाब से फाइल रेडी करके देगा, दैट इज नोन एज स्कार्फ। कौन सा? सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। बोलो ठीक है। 4 ऑडिट टेक्निक्स, एक और बची, अभी बात करते हैं। पहला स्नैपशॉट, ITF, ऑडिट हुक्स, स्कार्फ और लास्ट इज CIS, कंटिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट सिम्युलेशन। बेटा सुन लो, ये हवा नहीं लगनी है अपने आप से। कॉन्टिन्यूअस एंड इंटरमिनेंट सिम्युलेशन, देखो नाम में ही क्या है, कॉन्टिन्यूअस। सिम्युलेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को बार बार देखना। बेटा यहाँ पे आपने एक फाइल मेंटेन की है स्कार्फ के नाम से, ध्यान से सुन लो, आपने स्कार्फ के नाम से एक फाइल मेंटेन की है, उस फाइल के कंटिन्यूअसली एक्सेस को कहते हैं CIS। इसका मतलब जो फाइल मैंने रिव्यू के लिए बनाई है, मैं हर समय समय पे उस फाइल को क्या करूंगा, चेक करूंगा, हर समय समय पे उस फाइल को देखूंगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। दैट ऑडिट टेक्निक इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस एंड इंटरमिनेंट सिम्युलेशन, दैट इज इट इज एक्सटेंशन ऑफ स्कार्फ। जब तक आपकी ऑडिट रिव्यू फाइल नहीं बनी होगी तब तक आप उसका कॉन्टिन्यूअस सिम्युलेशन नहीं कर पाएंगे। बोलो ठीक है। 5 बातें कौन कौन सी? ITF, स्नैपशॉट, ऑडिट हुक, स्कार्फ एंड CIS। स्कार्फ कहता है कि होस्ट सर्वर में ही एक सॉफ्टवेयर डाल दो और जैसे जैसे वो ऑडिट करता रहेगा वो ऑडिट रिव्यू फाइल तैयार होती रहेगी, और वो तैयार हुई ऑडिट फाइल, रिव्यू फाइल को जब हम कॉन्टिन्यूअसली बार बार देखेंगे तब वो कहलाएगा CIS, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एंड इंटरमिनेंट सिम्युलेशन। बोलो ठीक है। 5 बातें जो आपने अभी सीखी कि अगर डिवाइस में या IT में कंट्रोल नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है। इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग का, रेप्यूटेशन जाएगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जाएगा, मिसयूज हो सकता है और क्या एक डेटा का पूरा लॉस भी हो सकता है। ठीक है। 5 ऑडिट टेक्निक्स कौन कौन सी? ITF, स्कार्फ, ऑडिट हुक्स, CIS एंड स्नैपशॉट्स। ठीक है, इतनी बातों को लिखिए, उसके बाद 2 टॉपिक और ये खत्म। अच्छा एक बात बताओ, आप में से अभी कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे मैम ये ठीक नहीं है 4 से 6 वाला, तो एक तुम मतलब सुबह क्यों नहीं बोलते हो फिर? मतलब मैंने देखो आपको एक बात हमेशा बताई हुई है दैट वी आर द परफॉर्मेंस फोर्सेस। हाँ, मतलब वी कैन ओनली परफॉर्म एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अस। अरे यार परेशानी खाली आपको नहीं है, उसमें परेशानी मुझे। कॉस्टिंग नहीं, कॉस्टिंग कल से स्टार्ट नहीं हो रही है। हाँ एक्चुअली क्या टैक्स ना यूजुअली
लंबा जाता है, मतलब 4 महीने से, तो इसलिए हो सकता है कि उसकी क्लासेस थोड़ी सी शुरू से ज़्यादा की गई हो। अरे तो तुम लोग के देखो, तुम्हारे साथ तो प्लस पॉइंट ये है कि 8 घंटे का तो तुम पक चुके हो, मतलब 8 घंटे तक तो तुमको बिठाएं तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे परेशानी होनी शुरू होती है, और तुम्हारी परेशानी 4 से 6 वाली बहुत बड़ी है। यार मैं तो सोच रही हूँ कि एक काम करते हैं, मुझे पीछे जगह खाली है ना, वहाँ 20-25 बेड डलवा दें। तो जिस तरीके से तुम्हारी हालत है, तुम 8 बजे तक मान लो ऑडिट करोगे, आठ बजे तक ऑडिट की क्लास, उसके बाद 1-1.5 घंटे लगा के घर जाओगे तो बच जाएंगे 10, और फिर उसके बाद तुम सोना ही तो बचा है। वो भी तुम सर को बोलोगे जब इतना आप हमारे लिए कर रहे हैं, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, जब आप इतना हमारे लिए कर रहे हो तो यहाँ पे जुगाड़ ऐसा भी लगा दो, हम यही रहते हैं। चलिए, risks associated with lack of control in IT, higher the technology, higher the risk, and greater is the needs for controls. The firm or the system may face some of the risks due to improper security of the IT. A is cost of incorrect decision making. Cost of incorrect decision making. The less secured system may face the risk of data modification, which can ultimately lead to the incorrect decision making. B is reputational loss. The leak of confidential data and information may lead to the decline in the image of the organization. Loss in the value of
hardware and software. Leak. The improper security and monitoring of the system may cause the decline in the value of hardware and software. D is cost of data loss. The user may lose the entire data due to lack of controls in the system. E is cost of data misuse. The lost data may be used by the unauthorized users. तुम लोगों को आता है बहुत अपने से तो लिख लो, फिर खुद ही खत्म करते हैं क्लास. EIS खत्म. तुम लोगों को बहुत हंसी आ रही है, बहुत अच्छा लग, तुम्हें आता है सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे उसके बाद आपको अपने से जो आता है वो लिख लो. और EIS तो मुझे आज के बाद तो वैसे भी नहीं बताना, कुछ भी हो जाए. तो खत्म करते हैं, थोड़ी देर में FM शुरू करेंगे. कुछ ना ऐसा नहीं है यहां से दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन फालतू में टाइम खराब नहीं करना चाहती हूं कैसे भी, लेकिन तुम करने चाहते ही हो. in such a way that it can harm the integrity of the resources. Information system auditing. Information system auditing is the process of examination and evaluation of the process and functions used by the information systems. Some of the objectives are safeguard of assets, maintaining data integrity,
maintaining system effectiveness and system efficiency. Audit techniques. Audit techniques. Number one is integrated test facilities. In this technique, the auditor establishes the dummy entity which performs the same process as the system of the client. The result of the dummy entity is compared with the original result by the system of the client, and report is being presented. Snapshots. Snapshot are those auditing techniques which is used to capture the activities during the transactions or process of the system which are very relevant in the coming future. Number 3 is audit hooks. Audit hooks are the special audit techniques used to flag the suspicious and fraudulent transactions ऊपर वाली शीट बची किसी की? Fraudulent transactions
which may affect the integrity of the transactions and its activities. यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पेसिफिकली सस्पिशियस एंड फ्रॉड्यूलेंट, और यहाँ पे एवरी रेलेवेंट. Number 4th is scarf. Scarf. System control. Audit review file. Audit review file. एक सेकेंड बेटा प्लीज, सर का फोन है, 1 मिनट. हाँ जी, ऐसा है कि आपकी चारों क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं. 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए पहले. सुबह 8 से 10 कॉस्टिंग बाय सीए भगवान लाल जी. 10 से 12 में भी जो भी चैट टैक्सेशन है, 12 से 2 लॉ है, और 2 से 4 अकाउंट्स की क्लास है. तो आपकी चारों क्लासेस विल बी कमेंसिंग फ्रॉम टुमारो 8 o'clock स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्टिंग. ठीक है, और कॉस्टिंग सर ही पढ़ाएंगे. ठीक है. यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट्स. कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछा अच्छा है जिसने भी पूछा. आज जिस दिन नहीं, मैंने सुना जो भी क्वेश्चन पूछा अच्छा है, लेकिन हाँ ये उनसे पूछो, ज़्यादा बेटर है. इट चलो बेटा यहाँ देखेंगे. नहीं, it establish, बेटा लिख लो प्लीज. establish the softwares in the host server that automatically creates a file that can be used for the audit review in the future. Last is continuous and intermittent simulation. CIS is an extension of SCARF. Which leads to the continuous access of the SCARF files to manage the audit done एक इसको पहले लिख लो, फिर इसके बारे में बात कर लेंगे. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज.
segregation of duties are segregation of duties are related to the division of the tasks, muband, of the task and duties with the availability of present skills and capabilities of the employees. Some of the examples are transaction flow, indicate the sequence of authority by the different employees for performing the functions and tasks. Number 2 is split custody of high value assets. The high value assets shall not be given solely. मोबाइल आप ही का है, किराए का नहीं है. In the custody of a single individual, as it may result in the misuse of authority. Number 3 is periodic review. हमने इंटरनल कंट्रोल्स में एक बात लिखी थी, मेकर एंड चेकर, याद है? कि कोई बनाता है और कोई दूसरा उसको चेक करता है. यही बात यहां लिखेंगे. दिस इज related to the checking of work done by the previous line of employees.
बेटा शिवम, आपको याद दिलाया था ना कि आईओएस में नाम आ जाता है, याद है? याद है आपको ये बात मैंने बताई थी कि आईओएस में नाम आ जाता है, आपने जो भी व्हाट्सएप पे अपना नाम सेव करके रखा हो। और दूसरा, आज सुनो तुम ढंग से, तुम्हारी एक पैसे की औकात नहीं है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं और आगे कितना पढ़ाऊं और कितना नहीं पढ़ाऊं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पेशेंस उतना ही किसी का टेस्ट करो जितना वो इंसान उतने अपने से बाहर नहीं आए। हम टीचर हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम उसी डेकोरम को मेंटेन करें, लेकिन आपको नहीं अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। कल से तो दुबे सर के पास जाना, वो सही सिखाएंगे तुमको। मैंने तो फिर भी बहुत पेशेंस रख के ये 2-2.5 महीने निकाल दिए। जाओ, हर टाइप की इंतजाम है हमारे पास। उसके बाद थोड़ा मलहम राजीव सर लगा देंगे, कोई बात नहीं। दुबे सर थोड़ा सा बताएंगे ढंग से तुमको, तो उसके बाद मलहम लगाने के लिए भी है 1-2 हमारे पास, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, एक ही, हाँ 2 नहीं तो सर तो डांटते नहीं, डांटते हैं, डांटते हैं। चलो, भगवान लाल सर थोड़ी डांटते हैं। जब मैं भी तो जब ओवर हो जाता है तब डांटती हूँ, बताओ मैंने कब फालतू किसी को डांट। चलिए यहां देखेंगे बेटा, यहां देखेंगे, यहां पे जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ध्यान से देखना है। इन्होंने कहा कि अगर आप किसी सिस्टम को ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं तो आपको अपने कामों को एज पर द प्रेजेंट स्किल एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात लिखी है ट्रांजैक्शन फ्लो। ये कहते हैं कि देखो, हर ट्रांजैक्शन जब पूरा होगा तो उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे डिफरेंट टाइप के। यहां पे क्या लिखा कि हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही लेवल की अथॉरिटी है, अगर उसको उससे आगे जाना है तो उसको अपने सीनियर से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां देखो लिखा है स्प्लिट कस्टडी ऑफ हाई वैल्यू एसेट्स। इसका परफेक्ट एग्जांपल लेके आप समझेंगे आपके बैंक का लॉकर। बेटा कभी गए हो मम्मी पापा के साथ बैंक के लॉकर में? नहीं लेके गए, तुमको कभी देखो भरोसा ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, आप ही का है जो उसके अंदर रखा है। लेकिन सुनो ध्यान से बेटा प्लीज, वो बैंक के लॉकर को खोलने के लिए बेटा 2 चाबी लगती है। एक चाबी कस्टमर की अपने पास होती है और एक चाबी बैंक के पास होती है। जब वो दोनों चाबी को इकट्ठा उस लॉक में लगाते हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको रोटेट करते हैं तभी वो लॉकर खुलता है। लेकिन बंद करने के लिए केवल कस्टमर की चाबी काफी होती है। देखो हमें भी पता है कि उस लॉकर को हमने लिया है, इसका मतलब उसमें जो एसेट्स हैं वो हाई वैल्यू हैं, ठीक बात है। सोचो अगर हम सारा कुछ केवल बैंक के ऊपर डिपेंड हो जाते या केवल कस्टमर के ऊपर डिपेंड हो जाते, तो सोचो कस्टमर की चाबी खोई तो उसका लॉकर में से सामान चोरी हो जाएगा। और अगर हम कहें कि भाई बैंक तो सेफ है, बैंक के पास रखे रहने दो, उसमें से किसी भी एम्प्लॉय की नीयत खराब हुई तो वहां पे सारा एसेट खराब हो सकता है। तो ये कहते हैं कि अगर कोई हाई वैल्यू है तो उसकी कैसी कस्टडी दो? स्प्लिट। जैसे आपने देखा होगा कि जो घर की बड़ी प्रॉपर्टी होती है उसमें कभी ये नहीं लिखा होता कि एक बंदे के साइन से बिक जाएगी। वो कहते हैं कि घर में जितने या 1 या 2 या 3 अडल्ट्स के कम से कम साइन लगेंगे, क्योंकि हमें पता है क्या पता कब किसका दिमाग फिर जाए। तो इसलिए आप क्या करो, तीनों से साइन लो। दिस इज स्प्लिट कस्टडी। और पीरियोडिक रिव्यू। पीरियोडिक रिव्यू का मतलब तो वही है जिसने एक जना काम करेगा और दूसरा चेक करेगा, दैट इज मेकर चेकर, ठीक है बेटा। बाय दिस ऑफिशियल, देखो इसके बीच में इस ऑडिट रिव्यू, इस ऑडिट टेक्निक और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के बीच में ऑडिट है कई सारी चीजों का। जितना कंट्रोल हमने पढ़ा है उन सब का ऑडिट है। इसका मतलब आप देख लो कि अराउंड हमने शायद 100 पॉइंट्स पढ़े होंगे सब मिला के।
तो वो 100 पॉइंट्स का ऑडिट है। अब यहां सुनना है बड़े ध्यान से, मैंने आपको कहा था कि कुछ जादू सीखेंगे हम लोग जो हमारे हर चैप्टर में काम आएगा, जो बड़े बड़े से डब्बे बने हैं, याद है, रिस्क और कंट्रोल्स वाले। अब ध्यान से सुनना है बेटा, उसको बहुत ध्यान से। आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा 2 से 3 नंबर का, जिसमें वो आपको पूछेंगे कि व्हाट आर द रिस्क्स एंड कंट्रोल्स एसोसिएटेड विथ XYZ, कुछ भी। इसका मतलब पूरा EIS जो आपने पढ़ा है उसका कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और आपको कहेंगे बताओ इस वाले टॉपिक में क्या क्या रिस्क हैं और उनको सही रखने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे चलो एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स का, जिसमें हमें क्या बताया गया कि इंटीग्रेटेड में सारा कुछ एक जगह से मॉनिटर होता है और नॉन इंटीग्रेटेड में अलग अलग। आपको रिस्क भी लिखाए थे, सिंगल पॉइंट फेलियर, एक कमरे में सब रखा है तो जबरदस्ती की चीजें भी दिखाई देती हैं जो नहीं देनी चाहिए थी। तो वो तो सारे थे आपके रिस्क, आपको याद है, सेफ्टी इश्यूज, सिंगल पॉइंट फेलियर, याद है। उसके बाद स्पीड ऑफ ऑपरेशन कम हो रहा था क्योंकि एक ही सर्वर के ऊपर सारा कुछ हो रहा था। चेंज मैनेजमेंट में दिक्कत थी क्योंकि अगर कुछ एक बदला तो सब कुछ बदल जाएगा। ये थे बेटा रिस्क। अब बताओ सेफ्टी। आपको क्या लगता है कि सेफ्टी एक कमरे में, ध्यान से सुनो, अगर एक कमरे में मेरी जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल यही वाली चीज तुम एक्सेस कर पाओ, तो उसका क्या तरीका है बेटा? हमें क्या करना होगा? एक्सेस कंट्रोल। अभी तो देखा लॉजिकल कि सिस्टम के अंदर ही बता दो कि हर यूजर सिर्फ कितना अथॉरिटी ले सकता है। उसके बाद सिंगल पॉइंट फेलियर, तो आपको हमेशा क्या तैयार रखना चाहिए? बैकअप। कि अगर आपका एक बार में सारा कुछ खत्म हो गया तो आपके पास हमेशा क्या हो? बैकअप। क्या आप एक बड़े सर्वर को कई सारे छोटे छोटे सर्वर में बांट सकते हैं, जिससे कई सारे सर्वर होंगे तो वो कई सारी नीड्स को एक साथ एक्सेस कर पाएंगे और उसकी स्पीड पहले से बेहतर हो जाएगी। यहां पे आप चेंजेस करो इन फेजेस। फेजेस का मतलब पूरे सिस्टम को एक साथ बदलने की कोशिश मत करो। क्या करो? स्टेप बाय स्टेप। आप एक एग्जांपल ले लो, ऐसे ही कोई भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, POS, कासा, जो अच्छा लगता हो पूरे उसमें, M-कॉमर्स, ई-कॉमर्स, जो अच्छा लगता हो वो उठा लो। क्रेडिट कार्ड, ये वाला एग्जाम में भी पूछा था, क्रेडिट कार्ड वाला 2 नंबर में। चलो अच्छा बताओ क्या क्या उसके सीक्वेंस होते हैं क्रेडिट कार्ड का? या तो मैं अप्रोच करूंगा या बैंक अप्रोच करेगा। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स आएंगे KYC के लिए, क्रेडिट टीम को हैंडल करेंगे, वो चेक करेंगे और फिर क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। याद है? अब सुनो बेटा, सुनो। सबसे पहला तो ये देखना है कि क्या अप्रोच सही पर्सन के द्वारा किया गया है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने मजाक में मेरे नाम से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया और 1 लाख रुपए की लिमिट का वो ला के कह रहे हैं लो इसको यूज करो। दूसरा, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स KYC के लिए सही दिए हैं या नहीं। तीसरा, उस बंदे को जो लोन अलाउड हुआ है या जो क्रेडिट लिमिट अलाउ हुई है वो उसकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से हुई है या नहीं। बेटा क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? कि आपका पावर टू रीपे द लोन। याद है? तो आपको ये चेक करना है कि पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग देखनी है, उसके बाद ही उसको क्रेडिट अलाउ करना है। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, हमेशा जिस भी टॉपिक के बारे में पूछेगा पहले उसका थोड़ा सीक्वेंस माइंड में लाओ। और हर सीक्वेंस में रिस्क है, हर सीक्वेंस में। चाहे तुम चलो P2P ही ले लो, परचेज रिक्विजिशन, एनालिसिस ऑफ रिक्विजिशन, कोटेशन,
एनालिसिस ऑफ कोटेशन, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, मटेरियल रिसीट, इशू और पेमेंट। याद है? अब देखो बेटा, जिनको नहीं सुनना उनके लिए क्लास खत्म हो गई, प्लीज निकल जाओ, प्लीज। ये ना पेपर आपको पास करने के लिए बनाया गया, लेकिन हमें ये बात को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल है। हमें लगना है कि इसमें तो 40-42 से ऊपर कैसे भी नहीं आने। बेटा EIS में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सबसे अच्छी बात है। अगर आपको 4-5 पॉइंट याद हैं और आपने लिख दिए तो SM से ज्यादा नंबर मिलते हैं EIS में हमेशा। IT था तब भी, लेकिन बच्चे इसको याद ही नहीं करते। देखो मजबूरी है, याद तो करना पड़ेगा। मैंने पहले दिन ही बोला है कि मैं आपको यही कोशिश कर सकती हूँ कि बार बार याद कराऊं, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा बेटा। एनालिसिस ऑफ द रिक्विजिशन, देखो कि सही साइन हुए हैं या नहीं, कोटेशन सही लोगों से मंगाई है कि नहीं। कहीं कोई अपने, आपने अभी मैंने यहां देखा था कल रिलेटेड पार्टी का AS रखा हुआ था, AS 18। चेक करो कि कहीं कोटेशंस रिलेटेड पार्टी की तो नहीं है, मिनिमम वाले को ही ऑर्डर दिया है या नहीं, जो क्वालिटी वहां से आई है वो सही है या नहीं, मटेरियल जो आपने इशू किया है वो रिक्वायर्ड था या नहीं, और पेमेंट एग्रीड मोड में ही होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। हर चीज में पहले देखो सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस के बाद आप देखो कि उस सीक्वेंस में जो जो स्टेप है वो है उसका रिस्क। और बीइंग अ कॉमन सेंस अ फाइनेंस प्रोफेशनल, आपको देखना है कि अगर मैं इसकी जगह होता है तो उसको कैसे रोकूंगा। अब जैसे सेल है, प्री सेल एक्टिविटी, इसमें क्या आता है, सर्वे, एडवर्टीजमेंट। आप देखो कि आपने जो काम करा है वो एज पर द सर्वे है या नहीं। डिलीवरी के मोड आपने और कस्टमर ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया या नहीं। पेमेंट टाइम पे आया या नहीं, आपने अकाउंटिंग सही करी है या नहीं। ये सारी बातें, इसको कुछ भी रटने वाली बात नहीं है। और अगर मैं तो एक एडवाइस दूंगी आपको कि अगर आपको लगता है कि इससे आपको घबराहट हो रही है तो एक बार इसको हटा दो, इस पूरे रिस्क और कंट्रोल्स को। मजबूरी है आपकी, अगर आप उसको स्टडी से लेके याद करने लगोगे ना तो खाली रिस्क और कंट्रोल ही याद कर पाओगे 3 नंबर का, बाकी EIS छोड़ देना। जिस लेवल पे दिया हुआ है स्टडी में रिस्क और कंट्रोल्स, अगर आपने ये वहां से पढ़ने लगे तो 3 नंबर का गारंटी है, बाकी 47 नंबर भूल जाना। तो आपको ये जनरल लैंग्वेज में लिखना है और बाकी 47 मार्क्स के ऊपर पूरा फोकस रखना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे अब बात। स्पेसिफिकली 2 मिनट बाद मई वाले बच्चों के लिए, कल से 4 बजे से नहीं, वो नहीं, आप आएंगे बेटा आधा घंटा पौना घंटा पहले। मई वाले बच्चे आना हो, एक दिन में आपका रिस्पॉन्स देखूंगी। मुझे गला फाड़ने का कोई शौक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आधा घंटा पौना घंटा पहले आके आप ये याद करना चाहते हैं हमारे साथ बैठ के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप, मैं कल आपका रिस्पॉन्स देखूंगी, कल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप से कर सकते हैं, वेरी गुड, मेरा आधा काम खत्म। तो कोई बात नहीं, आप आधा घंटा, आप 10, 15, 20 मिनट हम लोग बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा 2 से 4 रिकॉर्डिंग, कौन सी रिवीजन, वो सारा रिवीजन करो बैठ के एक एक। तो हाँ, इको का फोटोकॉपी कर ले लो बेटा, पक्का 100%। अब ये EIS वाला काम खत्म हो गया है, इको आज मैं इको वाला वो कर देती हूँ। संडे को आओगे? अब संडे को ग्रुप 2 की क्लास है, एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट की। ठीक है, आप में से FM तो अब तो डेली, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडेशन के हैं, जो कल से ग्रुप 1 में बैठेंगे? जरा हाथ उठाएं। ठीक है, इसका मतलब बाकियों के लिए रेगुलर क्लास है FM की। मैम हमारे लिए नहीं है, तुम अगर आ पाओ।
बेटा 1 मिनट, एक बार सुन लो ध्यान से। एक बार EIS SM की नोटबुक निकाल ले आपके पास। मैंने कहा था वैसे तो एक ही रखना, आपने जैसा किया हो मुझे नहीं मालूम। बेटा अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से एक रजिस्टर भी पूरा आपने नहीं भरा है बस, और ये आपको 100 नंबर दिलाएगा। तो अगर थोड़ा सा अगर आप इस पे भी उससे आधा भी ध्यान देंगे जितना आप प्रैक्टिकल पेपर पे देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन 10:1 के रेशियो में काम नहीं बनेगा। अगर आपने इसमें 40 लाए तो इसका मतलब फिर अकाउंट्स में 400 आने चाहिए, तब तो काम बनेगा। FM में 400 आने चाहिए, लेकिन यहां आएगा 40 और 10 गुना मेहनत करने के बाद भी वहां है 60, तो क्या मतलब। तो बेटा कोई भी थ्योरी पेपर है उसमें भी आपको इक्वल ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको क्लास के बीच में अराउंड 400-500 क्वेश्चंस उसको टाइप होने के लिए दिया हुआ है। तो 400 to 500 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव्स के, जो हमें समझ में आए कि ये बन सकते हैं वो हमने बना दिए हैं। बाकी तो बेटा रीडिंग आपको लगानी पड़ेगी, हल कोई नहीं है। जो अपनी समझ से मुझे लगे वो मैंने फ्रेम कर दिए, ठीक है यार। हाउ विद आंसर्स ऑब्वियसली, वरना तुम आप मुझे, और तुम लोग तो भैया हीरो हो ना, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के लोग इसका आंसर बताओ, तो ऐसा रिस्क क्यों लेना, उससे पहले नीचे आंसर्स दे देना, वो ज्यादा ठीक है। तो ऐसा है, ऑडिट की क्लास का टाइम मुझे 1:30 बजे सर ने बोला है, तो क्या करें। काय की पार्टी भाई, कर सुनो 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 सुनो, फ्लो चार्ट क्या हो गया। अच्छा सुनो 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 सुनो, देख लो एक बार बेटा, ये देख लो एक बार, 6 से 8 नंबर हैं। मैंने आपसे कहा है जिनको नहीं देखना है बेटा, क्लास खत्म हो गई चले जाओ। सिंबल्स, दिस इज फॉर स्टार्ट। इनपुट, बेटा इनपुट को याद रखना है। इसमें आते हैं वेरिएबल्स। बेटा वेरिएबल्स का मतलब वो पॉइंट, कहां कहां मैं हूं अभी, चलो, वो वेरिएबल्स जो हर सवाल के साथ चेंज होते हैं। लेकिन बेटा याद रखना है, यहां पे सिर्फ किससे रिलेटेड बात आएगी, क्वेश्चन से, डिसीजन से रिलेटेड बात हम इनपुट नहीं करते हैं। अगर कोई ट्रेडर है जो डिस्काउंट दे रहा है तो उस केस में उसका प्रोडक्ट वेरी करेगा, उसका कस्टमर वेरी करेगा, डिस्काउंट भी वेरी करेगा, लेकिन ये डिस्काउंट होगा रिजल्ट। इसका मतलब इनपुट में केवल प्रोडक्ट और कस्टमर, ना कि डिस्काउंट। बोलो ठीक है। उसके बाद दिस इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। बेटा हमेशा याद रखना है, 10 मिनट के बाद है।